कल हमने आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड स्टार्ट किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, बस एक का स्ट्रक्चर बना के देखा था, ठीक है। तो आज हम एक तो उसको खत्म कर लेंगे और थोड़ा सा मेटलर्जी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जितनी रिएक्शंस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी की चुनिंदा रिएक्शंस है वही पढ़नी है, आलतू फालतू इधर उधर से कुछ नहीं पढ़नी, बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं क्वेश्चंस इसमें से, क्योंकि वही याद रख लोगे बोर्ड तक तो काफी है। आओ जरा। हाँ जी, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, कल पढ़ के गए थे आप लोग। आयनिक कंपाउंड्स क्या थे? आयनिक कंपाउंड्स क्या थे मैम? ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से बनते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को देता है, डोनेट करता है, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। बीच में मैम एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का क्या नाम है? उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और मैम जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये पढ़ के गए थे। NaCl पढ़ के गए थे, NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ के गए थे। क्या होता है NaCl के स्ट्रक्चर, कैसे बनता है? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ के गए थे? क्या नाम था उस स्ट्रक्चर का? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो बनाया था ना जो। हाँ जी, एक बार वो वाला स्ट्रक्चर देख लो जो तुमने कल बनाया था, उसको तुमने फाइनली तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आ गया था मैम? सोडियम के आयंस, और मैम इस तरीके से आ गए थे हमारे पास ये क्लोरीन के आयंस। पहले तो क्लोराइड आयंस थे, लेकिन अब ये इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहे कई बार ऐसे भी लिखा होता है, माइनस ना पीछे लिखा होता है ऐसे, 1 नेगेटिव। तो ये तुम कल करके चले गए थे। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है अगर तुमसे कोई पूछ ले तो सोडियम क्लोराइड NaCl है, और ये एक आयनिक कंपाउंड है, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में? इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, आयंस होते हैं बेसिकली। इट इज एग्रीगेट ऑफ किस किस का एग्रीगेट है? एग्रीगेट ऑफ सोडियम कैटायंस एंड क्या है बच्चों? क्लोराइड एनायंस। हाँ जरूरी है, अभी पता चलेगा क्यों जरूरी है, और स्ट्रक्चर्स करवा रही हूं। ब्रैकेट जरूरी है ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर नंबर लिखते हैं। कई बार ऐसा थोड़ी ना होगा, जैसे यहाँ पे तो क्या है, Na और Cl का एक एक आयन है। एक फॉर्मूला बनाने के लिए अगर हमें कंपाउंड बनाना तो NaCl है ना, इसमें एक ही है, लेकिन जहां पर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे वहां क्या करोगे? वहां ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। चलो दूसरा बना के देखते हैं। हाँ जी, मैग्नीशियम क्लोराइड मैं एक और बनवा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा जाए, कैसे लिखते हैं, फिर बाकी तुम खुद बनाना सारे, मैं चेक करूंगी। आओ जरा। हाँ जी, कौन कौन से 2 एटम्स हैं मैम? एक मैग्नीशियम है, एक क्लोरीन का एलिमेंट है। ये 2 एलिमेंट्स हैं यहां पर। बताना जरा एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ जी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, और इसका क्लोरीन का कितना होता है? 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बताओ जरा कितने होते हैं? हाँ जी, इनका क्या रिश्तेदारी है? आपने उसमें पढ़ रखा है 9th क्लास में। किसी एलिमेंट या किसी एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है, जो Z होता है, वो किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है मैम। और किसी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये 12, ये भी 17। जितने जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एलिमेंट के लिए, एटम के लिए। ये चीज पढ़ रखी है 9th क्लास में। अब बनाओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा। हाँ जी बताना जरा, ये बताएगा प्रणव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी। मैम मैग्नीशियम की हो जाएगी 282, और क्लोरीन की क्या हो जाएगी? 28। क्या खाया था आज? खिचड़ी। हाँ, कौन सी, काले वाली या पीली? तो पहले तो ये लिखना है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। कल पढ़ के गए थे कि मैम फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ जरा, अगर मुझे ये लिखना है, यहां लिखते हैं अगले उस पे, मैग्नीशियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम? 282। हाँ जी बताना जरा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है स्टेबल होने के लिए? ये कौन सी नोबल गैस बनेगा? नियोन बनेगा मैम ये। इसका मतलब जिसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, आरुष कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर? मैम जितना नेगेटिव निकलेगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये बन गया मैग्नीशियम का कैटायन। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। चाहे पहला ही इसको कर लो, क्योंकि ये चीजें तो अंडरस्टूड है एग्जामिनर को भी और तुम्हें भी, तो तुम सीधा यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 282, ये 228।
है डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं, 3 नंबर में आएगा तो पूरा ही बताना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये देखना पड़ेगा ना कितने नंबर में आया। मान लो एमसीक्यू आया है तो डायरेक्ट पहचान लेना, वहां तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, साइड में देख लेना कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। इस पे आओ जरा, 287, हाँ जी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बताओ जल्दी, कितने से इसका पेट भर जाएगा, कौन सी नोबल गैस बनेगा ये, कौन सी नोबल गैस बने बताओ जल्दी। 288 कौन सी नोबल गैस है, आर्गन, तो ये बन गया नियोन, इसकी नियोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये बन गया मैम आर्गन, इसकी क्या हो गया, इसकी आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं, इसका क्या नाम होगा जल्दी बताओ। क्लोराइड का आयन है मैम ये, या फिर कुछ भी लिख दो। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सजाओ इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन सजाते हैं थर्ड स्टेप में, हाँ जी, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को सजाते हैं उसके ऊपर, बिंदी बिंदी क्रॉस क्रॉस, मैम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 2 हैं मैम, और यहाँ पर 7 हैं। चलो सजाओ, सजाओ इसके सिर पे। मैग्नीशियम के पास मैम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्लोरीन के पास कितने हैं मैम, 7 हैं, एक को डॉट से लिख लो, एक को क्रॉस से। मैम ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इधर से आसान है ना ऐसे दिखाना कि भाई एक इसके पास चला गया, इसलिए। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि मैम मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा हैं, लेकिन क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, और बॉन्ड बनना इन दोनों के बीच में ही। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम और क्लोरीन ही चाहिए। इसका मतलब मैम क्लोरीन फिर 2 ले लो, मैग्नीशियम कह रहा है एक और क्लोरीन लेके आओ, क्योंकि मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, मुझे दोनों देने हैं, एक नहीं मैं दे सकता। तो ये होगा यहाँ पे मैग्नीशियम एक इसको दे देगा और एक इस वाले को दे देगा। तो ऐसे बना के बताना पड़ेगा पेपर में पूरा कि भैया ये आदान प्रदान चल रहा है। बताओ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो कैसा हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। और अब यहां पे पता चलेगा कि ब्रैकेट लिखना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखो जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको तो तुम लिखोगे अंदर, और कितने एटम है यहां पर क्लोरीन के, 2, वो लिखोगे ब्रैकेट के बाहर, इसलिए ब्रैकेट जरूरी है बस। तो ये तुम्हें डायरेक्ट भी पहचानने आने चाहिए, और तुम्हें ये पेपर में 3 नंबर में बनाने के लिए भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो इस आयनिक कंपाउंड का। तो जब वो आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट देगा तो ऐसे बनेगा। 4th चैप्टर में भी पढ़ोगे, 4th चैप्टर में कोवेलेंट कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट पढ़ोगे, वो अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट है, लेविस डॉट कहते हैं इसको, बट तुम्हें कहाँ ही चक्कर में पड़ रहे हो तुम, बस सीधा इलेक्ट्रॉन डॉट ही पूछेगा तुमसे। ठीक है, अगर साइंटिस्ट के नाम पे भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी, आ गया समझ। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे, इस मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, इसका कैटायन बनना था, तो ये Mg2 पॉजिटिव है। ये 1 नेगेटिव क्यों लिखा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है, ये तुम मैथ ज्यादा पढ़ते हो ना, तुम्हें पता होगा इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, 1-1 वालों में और 2-2 वालों में क्या फर्क है, ये बताओ, अब बताओगे क्या फर्क है। इसका क्या मतलब है, 1/x, तो इसीलिए ये वाला लिखना है हमेशा, पहले नंबर फिर पीछे नेगेटिव पॉजिटिव, इससे लगेगा कि कहीं से उड़ के ऊपर से नीचे चार्ज आया है, तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए है। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, नंबर पहले आएगा बाद में नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, वैसे नहीं लिखोगे, उसका मतलब ये हो जाएगा ना, तो उस कंफ्यूजन को तो ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे जितनी भी लिखी हुई है, कितने एटम्स ले रहे हो वो यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। मैम अगर इसके ज्यादा होते तो इसके ब्रैकेट के बाहर लिखते। तो 3 स्टेप है बस, सिंपल से, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, आयंस बना देना कि भाई कैटायन ऐसे बन गया, एनायन ऐसे बन गया, और फिर ऐसे दिखा देना बस कि ये इसने इतने दे दिए, इसको बन गया। अब तुम बना के देखो 2-3 जल्दी बनाओ, सोडियम ऑक्साइड बनाओ। होमवर्क मैंने दे दिया है, 3-4 दिन की छुट्टी है, आराम से कर लेना।
और होपफुली मैं तुम्हारा 1 सितंबर को टेस्ट लूं, कोई 1 को। सर ने कर दिया क्या मेरे से पहले? मैंने सर को बोला था मुझे लेना है पहले। चलो ठीक है, सर को लेने दो पहले, मेरे को भी सारे चैप्टर्स का लेना है, 7-8 चैप्टर्स का कम से कम, और फिर नंबर भेजने तुम्हारे घर। तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं घर वाले? लेकिन मैं ऐसे कर दूं। चलो अब अगली बार से ना मैं आंसर शीट भी भेजा करूँ, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे ना, विनायक के पापा ने रिक्वेस्ट करी है कि मैम जिसके हाईएस्ट आए उसके मार्क्स भी आप भेजो, उसकी कॉपी भेजो, क्योंकि कई बार बच्चे घर पे ही बताते हैं कि मैंने लिखा सेम ही था, मैंने नंबर काट लिया मैम ने, पता नहीं क्यों, मैंने सेम आंसर लिखा है बाबा, मेरे सारे सही हैं और मैम नंबर काट लेती हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए मुझे भेजनी पड़ेगी इस बार। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने कॉपी दे दी थी क्योंकि तुम्हारी कल, तो नेक्स्ट टाइम से जिसके हाईएस्ट आएंगे मैं वो भी भेज दूंगी। ट्रांसपेरेंसी रखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ट्रांसपेरेंसी रखने में। हाँ और क्या, आंसर शीट चाहिए उस बच्चे की जिसके हाईएस्ट आ रहे हैं तो लो, ठीक है क्या? नहीं ऐसे दिक्कत क्या होगी, पूछ लूंगी और फिर बता दूंगी पेरेंट्स को कि भाई उनको दिक्कत है, वो नहीं देना चाह रहे अपनी कॉपी की वो। चलो जल्दी बनाओ, है ना, दे देनी चाहिए इतने, और क्या। ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अभी तक। मैथ्स में तो आए शायद 1-2 बार, नहीं। चलो विनायक क्या बोला था पापा को, कुछ बोला था? कुछ नहीं बोला था, पापा नहीं बोला वो फिर, कोई बात नहीं भेज दूंगी, क्योंकि कई बार आंसर्स गलत होते हैं ना, तो हम देख भी लेते हैं कि कैसे लिखना है हमें। चलो करो। सोडियम ऑक्साइड, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, तुम पढ़ो बस, तुम्हें पढ़ना है, बहाने सब खत्म हो गए हैं। बन गया क्या? बनाओ, भी तो हंसना ही बंद नहीं हुआ है। हर्षिली फेर नोटबुक नहीं है, फेर उल्टी चलती है ना? कोई बात नहीं, वो तुम्हारी अपनी वो है पर्सनल। ये पीछे की तरफ से लिख रहा है, जल्दी करो, फिर मेटलर्जी पढ़ेंगे आज, और होपफुली 2-3 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर देंगे इस हफ्ते में। अब तक तो बन जाना चाहिए था। पहला स्टेप वही स्टेप मैम, सोडियम और ऑक्सीजन। ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन का एनायन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। हाँ जी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं? मैम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लो दे दो 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया ये बन गया सोडियम का कैटायन। धनंजय ये बताओ कि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव क्यों आया? हाँ 1 क्यों पॉजिटिव आया इसके ऊपर? मेरा मन कर रहा है 3 पॉजिटिव लगाऊंगी, मैं तो 10 पॉजिटिव लिखूंगी। मैंने 1 ही क्यों लिखा है? हाँ जी विनायक, क्योंकि मैम उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 पॉजिटिव आएगा, जिसके अंदर से 1 नेगेटिव निकलेगा 1 ही तो पॉजिटिव आएगा। हाँ जी ये बताएगा प्रणव, प्रणव इधर बताओ क्या करना चाहिए? मैम ये 2 गेन कर लेगा, इसके पास बेचारे के 1 ही चारा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना दे? मैम ये बना दे ऑक्साइड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है 28। तो पहला स्टेप ये है, जब भी आएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट ये करना है तुम्हें। आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की कहानी थोड़ी सी अलग है, वहां बहुत सारे गोले गोले बनाने पड़ेंगे तुम्हें, सर चकराएगा उन्हें देख के। ठीक है आओ जरा, अब क्या कर ले? कुछ नहीं करना मैम, अब सेकंड स्टेप है हमारा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 बना लिया। हाँ जी ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अब देखो क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि मैम इसके पास तो 1 ही है, लेकिन इसके पास कितने हैं? इसको 2 चाहिए। इन दोनों की दोस्ती तभी हो सकती है जब ये 2 दे और ये 2 ले। तो इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब मैम 1 और सोडियम ले लो यहां पे, ये 1 इसको दे दे, 1 इसको दे दे। तो सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैम हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, हमें आयन कैटायन और एनायन बनाना है।
ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन का एनायन। हाँ जी, ऑक्साइड का क्या मतलब है? ठीक है, सेकंड स्टेप ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो और दिखाने के बाद सजा दो। हाँ जी, इसके बाद थर्ड स्टेप, मैम सोडियम में से गया है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम कितने हैं यहां पर? 2। तो भैया ब्रैकेट के बाहर 2 कहीं भी आ सकता है, केटायन में भी आ सकता है, एनायन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? मैम ऑक्सीजन ऐसे, और ऑक्सीजन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उधार वाले। अब बताओ क्या करूं यहां पर? तो ऐसी शक्ल हो जाएगी इसके इलेक्ट्रॉन डॉट की। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, चलो जिन्होंने ये बना लिया है बैठो मत, फटाफट जल्दी बनाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ। जिन्होंने ये नहीं बनाया वो बना लो इसको फटाफट जल्दी। 3 स्टेप है बस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की, उसके आयन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना सजाना, और थर्ड स्टेप है सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके आयन बना देना। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया फॉर्मूला बताना क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड का, Na2O, Na2O। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ जल्दी जल्दी अब खुद। कैल्शियम क्लोराइड बना लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लो, बस 2 बना लो, अपने आप बनाओ फटाफट जल्दी। और फिर चलते हैं एक्टिविटी पे, फिर आयनिक कंपाउंड्स खत्म है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेटलर्जी। और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती रहती है ऑल्टरनेट, कभी ये वाली कभी वो। और अब नोट्स कंप्लीट कर लो, इतनी छुट्टियां आ रही हैं तुम्हारी स्कूल की, बैठ के नोट्स नहीं कंप्लीट होते इनसे। विनायक नोट्स कंप्लीट करो, जो पुर्जे पुर्जे करे हुए ना नोट्स के इधर उधर, पता नहीं कहाँ लिखे हुए इस लड़के ने, इसको खुद नहीं पता इसके कौन से नोट्स कहाँ हैं। बन गया? बनाओ जल्दी। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन सजाओ। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं कि सारे सजा के बैठे हुए हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी पार्थ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो लास्ट शेल में होती है। तो इसके 2 हैं, इसके 7 हैं। अब क्या करें, इसके पास तो 2 एक्स्ट्रा है, उसको एक ही चाहिए भाई को। इसका मतलब मैम एक और लगा लो क्लोरीन, मैं यहां लगा रही हूं, तुम यहां लगाना इसके फ्रंट में, मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां लगा रही हूं। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बस बन गया। हाँ जी क्या बन जाएगा मैम? ऐसा कुछ बन जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया फॉर्मूला? कैल्शियम क्लोराइड। हाँ जी एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या आ रहा है, दिखाना जरा। बन गया? क्या बनाया दिखाओ। LCl3 है ना। हाँ जी चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं अब, आओ जल्दी। एक्टिविटी किस पे बेस्ड है? आयनिक कंपाउंड्स की एक्टिविटी है। वो ये कह रहा है टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड, और कह रहा है एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। अब उसने तुमसे कुछ सवाल बोले हैं इसमें, कुछ वो तुम्हें आंसर्स करने हैं। वो ये कह रहा है कि फिजिकल स्टेट क्या है इन सॉल्ट्स की, ये सारे सॉल्ट्स कैसे हैं? मैम ये सारे सॉल्ट्स हैं अपने आयनिक सॉल्ट्स, तुम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। सॉल्ट क्या होते हैं बताना जरा। हाँ जी सॉल्ट किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन लिखी थी सॉल्ट की पिछले चैप्टर में?
एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद सॉल्ट बनते हैं, और तुमने ये पढ़ा था कि सॉल्ट का मतलब है आयनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि तुम्हें ये सॉल्ट लेने हैं लेबोरेटरी से और इनकी ये कुछ कुछ बातें बतानी है। तो पहला सवाल तुमसे पूछ रहा है कि फिजिकल स्टेट बताओ। दूसरा सवाल वो पूछ रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है? चम्मच, लेबोरेटरी चम्मच। एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और डायरेक्टली उठा के चम्मच से, स्पैचुला से इनको हीट करके देखो कि फ्लेम का कौन सा कलर है। ठीक है, सारे सैंपल्स के साथ। दूसरी चीज ये पूछी है तुमसे। तीसरी चीज उसने पूछी है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। ये वही हो गया है। डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, फिर पूछ रहा है कि क्या ये कंपाउंड मेल्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, फिर कह रहा है कि इन सारे सैंपल्स को पानी में, पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में घोल के देखो क्या ये सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है ये बताना है तुम्हें। उसके बाद वो पूछ रहा है मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.8, ये वाली। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, डिड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। मतलब वो पूछ रहा है तुमसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बारे में। उसने बहुत सारे सवाल तुमसे पूछ लिए हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आओ जरा, इस एक्टिविटी के बेसिस पर तुम्हें 4 या 5 प्रॉपर्टीज पता चलती है किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। हाँ जी, ये एक टेबल दे रखी है, ऐसी ही टेबल तुम्हें 4th चैप्टर में मिलेगी देखने के लिए। वहां पर तुम्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स दिए होंगे और उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दिया होगा। हाँ जी, पहले बताओ जरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 9th में पढ़ के आए हो मैम। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाए। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैम, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो क्या बन जाए, वेपर्स या फिर गैस बन जाए उसकी। ये तो पढ़ा है। देखना जरा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वाटर का पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, कितना था, एक 0 डिग्री, एक 100 डिग्री। इनका देखो जरा कितना है। ऐसे ही तुम 4th चैप्टर में पढ़ोगे आयनिक कंपाउंड्स, उनका 200-300 ऐसे होगा। जैसे अल्कोहल आता है, जैसे मीथेन आती है ना, तो बहुत सारों का वहां पर तुम पढ़ोगे ऐसी टोन है जैसे वो सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। मैम हमें कैसे पता वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, अभी पता चल जाएगा जब चैप्टर पढ़ोगे। कार्बन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पे 1800, 2000 ऐसे ऐसे करके है, तो इनका इसका मतलब ये है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। अभी हमें कुछ नहीं लिखना, लेकिन जितनी भी इस एक्टिविटी में तुमसे पूछी गई ना चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं। हाँ जी लिखो जरा, कौन सी एक्टिविटी थी वो, 3 मैं कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 3। मैं कहा इतनी कम तो नहीं थी, नंबर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए एक्टिविटी का। आओ जरा, पहली इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल नेचर, ये एक्टिविटी भी है और ये प्रॉपर्टीज भी है और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी लिखो जरा, कैसे है मैम, कैसे याद करना है भाई। आयनिक कंपाउंड में तुम्हारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है NaCl, नमक जो डेली खा रहे हो। कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर फिजिकल नेचर, लिखो ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिख रखा है। टेबल बना लो चाहे सिंपल पॉइंट्स में लिख लो। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, हाँ जी कौन सी फोर्सेज हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैम, केटायंस और एनायंस के बीच में। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं आयंस के ऊपर, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ये सॉलिड है। ठीक है, तो एक बात ये याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड है। पेपर में कैसा सवाल आता है, प्रॉपर्टीज नहीं पूछता, वो तुमसे हमेशा पूछेगा इसका रीजन क्या है। तो तुम्हें जो बाद में रीजन लिखवाया जा रहा है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्यों, तो तुम आंसर क्या होगा कि उनके बीच में जो पॉजिटिव केटायंस और नेगेटिव एनायंस के बीच की जो दोस्ती है, जो फोर्स है, वो बहुत ज्यादा हाई है। और ये तुम पढ़ रखा है 9th क्लास में भी। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कम होता है मैम, बहुत हाई होता है। तो वही रीजन है, ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये रीजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। हाँ जी, ब्रिटल क्या होते हैं मैम, जो बहुत हल्का सा प्रेशर लगाया और जो पीसेस में टूट जाएं, लिखो दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन प्रेशर इज
अप्लाइड। जैसे ही हल्का सा प्रेशर लगाएंगे पीसीज में टूट जाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटल। तो देख लो, नमक को दिमाग में रखो, नमक की जो प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। तो तुमसे एक क्या पूछा था उसने, पहली इंपॉर्टेंट चीज तुमसे पूछी थी फिजिकल नेचर के बारे में, तो दो बातें तुम्हें पता चल गई हैं, सॉलिड है और ब्रिटल है। ठीक है, आओ जरा, सारे नमकीन नहीं होंगे। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी थी तुमसे, एक फिजिकल नेचर पूछी और क्या पूछा तुमसे? हाँ जी, फ्लेम के कलर के बारे में पूछा, एक पूछा तुमसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्लेम को सबसे लास्ट में लिखवाऊंगी, मुझे याद दिलाना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वो बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं लिखवा दूंगी क्योंकि एक्टिविटी में पूछा हुआ है। ठीक है, बोर्ड्स में अभी तक नहीं पूछा, मुश्किल ही पूछेगा। बताओ जरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है मैम? बहुत ज्यादा हाई है, ये बहुत बार आता है। इसका रीजन पेपर में इतनी बार आ चुका है कि बताओ आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसी की वजह से क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। दैट इज बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटर आयनिक। हाँ जी, इंटर आयनिक का क्या मतलब होगा? इंटर मतलब, जल्दी बताओ, इंटर का क्या मतलब होता है? दो के बीच में, आयनिक मतलब आयंस के बीच में। तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा हीट चाहिए। इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब अगर तुम्हें नमक को लिक्विड बनाना है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा। कितने टेम्परेचर पे होगा भी पढ़ा है, पिछली टेबल में दिया हुआ था। कितना दिया? 1048 केल्विन। इसका मतलब 800 के करीब टेम्परेचर। ठीक है, कितना दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट। इतना दिया हुआ है 1074। तो नमक को तुम्हें 801 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैम ये सोडियम आयंस हैं और ये क्लोराइड आयंस हैं, तो एक दूसरे को क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली इन्होंने होल्ड किया हुआ है। बहुत ज्यादा हीट देंगे तब जाके ये क्या होंगे, दूर दूर हो पाएंगे, तब जाके इनकी लिक्विड स्टेट बन पाएगी। ठीक है, तो ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पूछता है। स्टेट कैसी है, सॉलिड है, ब्रिटल है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके लिक्विड में चेंज होंगे, हो जाते हैं। लेकिन नान जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पूछी थी तुमसे, जल्दी बताओ। टेबल में क्या पूछी थी? सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा था कि किसमें घुलते हैं। 11th क्लास में एक रूल पढ़ोगे, सेम डिजोल्व द सेम। हमारी दोस्ती कैसों के साथ होती है? मूवीज में तो कुछ अलग ही दिखाते हैं, बट हमारी दोस्ती हमारे जैसों के साथ ही होती है, जो हमारे जैसे ही हो, बातें करने में हमारे जैसे हो, है ना। मूवीज में तो दिखाते हैं ऑपोजिट है भाई, अट्रैक्ट ईच अदर, ये वो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ घुलने की अगर बात करते हैं, अगर सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या होता है? सेम डिजोल्व द सेम। अगर कोई पोलर कंपाउंड होगा ना, तो पोलर में घुलेगा। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं, वो पानी में ही घुलते हैं। लिखो, सॉल्युबल इन वाटर, ये जनरली लिख लो, क्योंकि कुछ है जो पानी में नहीं घुलते। जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड कैरोसिन। क्यों? ये बात ठीक है, पानी में घुल जाएंगे। नमक को बस ध्यान में रखो, जो जो नमक करता है वो सब यहां लिख देना, सारी प्रॉपर्टीज। हार्ड है, ब्रिटल है, सॉलिड है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। बहुत तेज गर्म करोगे ज्यादा टेम्परेचर पे, तब जाके बेचारा लिक्विड बनेगा, और पानी में घुलता है। जनरली क्यों लिखा है बताओ जरा? कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड तुमने पढ़े हैं अपने कोर्स में जो घुलते नहीं है, जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं? पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जल्दी बोलिए। बेरियम सल्फेट, हाँ जी बताना जरा, किस किस का प्रेसिपिटेट पढ़ के आए हो? इसलिए जनरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी और यहां भी। एक तो मैम बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बस दो ही देख लो, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेड आयोडाइड वगैरह वगैरह, बट ये दो लिखवा देंगे क्योंकि जनरली लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो बहुत सारे ज्यादातर घुल जाते हैं, कुछ हैं जो नहीं घुलते। तुम्हारे कोर्स वाले जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है बताना जरा बेरियम सल्फेट? हाँ जी, कौन से रंग का होता है?
बहुत सालों से पढ़ रहे हो। व्हाइट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? लेड आयोडाइड कैसा है? येलो। तो ये हो गया। हाँ जी, लास्ट चीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, एसिड और बेस को पानी में घोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों? मैम आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, यहां पे शॉर्ट में लिख रही हूं, फिर मैं डिक्टेट करूंगी, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो पहले। अगर तुम्हारा कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? नो फ्री आयंस, नो मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। भाई कोई आयंस ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, दो चीजें दे रखी हैं। हाँ जी दुबे जी, भाई शांत रह ले। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक दे रखी है, मोल्टन स्टेट। अगर तुम्हारा आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में होगा। एक्वस तो तुम्हें पता है क्या होता है, बताना जरा, एक्वस का क्या मतलब है? मोल्टन नहीं पता, एक्वस पता है, जल्दी बताओ, एक्वस का क्या मतलब है? पानी में घुला हुआ। देखो, अगर नमक को पानी में घोल दोगे, AQ लिख दिया मैंने, तो मैम आयंस में टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मोल्टन का क्या मतलब है? मोल्टन का मतलब है इस नमक को इतना गर्म करो हाई टेम्परेचर पे, 800 पे कर लो 800 लिख दिया यहां, कि ये किस में चला जाए? लिक्विड स्टेट में। इसको कहते हैं मोल्टन। ध्यान से सुनो, ये बहुत कॉमन है, पेपर में बहुत कॉमन है। ये तुम्हें इसका भी आता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी आता है। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयन वायन नहीं बनते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है? कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया मिक्स करके, उधर से HCl दे देगा, NaOH दे देगा, इधर से नमक को पानी में घोल देगा, और फिर एक कोई ऐसा दे देगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कोवेलेंट कंपाउंड उठा के डाल देगा। कोई पूछेगा बताओ इन चारों डायग्राम में से देख के MCQ में कि किसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ के आए हैं। क्या हो गया? क्या खो गया? ऐसे फेंक के मारा था क्या, या फेंक फेंक के लिख रहा है? सॉलिड स्टेट में कोई आयंस नहीं है, NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा कोई भी आयनिक कंपाउंड। मतलब मोल्टन स्टेट का मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, इतना गर्म किया कि सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में, आयंस बन गए मतलब बेसिकली। एक्वस का मतलब है सीधा पानी में ही घोल दिया उसको, ठीक है? तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दोनों में। अभी मैं इस पॉइंट को तुम्हें इलेबोरेट करके लिखवा रही हूँ पूरा रीजन के साथ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, पेपर में आता है ये, ठीक है? एक्सप्लेनेशन के साथ भी आता है तुम्हें ये लिख लो। 801 कर लेना चाहे, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट टेम्परेचर वहां दिया हुआ है, बट 800 भी, वैसे टेम्परेचर याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? चलो इसको लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो क्या लिखना है। फ्लेम वैसे इसमें पूछा हुआ है एक्टिविटी में, तो 1-2 की फ्लेम लिख लेना, बट पेपर में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछे आज तक। लिखना जरा एक पॉइंट लिखो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। हाँ इसी में लिख लो, बस इसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसी को इलेबोरेट करके लिखवाना है मुझे। लिखो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state, in molten state। ब्रैकेट में लिख लो इन एक्वस सॉल्यूशन या इन एक्वस कंडीशन, ब्रैकेट में लिख लो, और इन एक्वस कंडीशन, दोनों में। मोल्टन में भी करेगा, मोल्टन का मतलब अलग होता है, बता दिया मैंने तुम्हें, गर्म करके लिक्विड बना देना। और एक्वस का क्या मतलब है? सीधे पानी में घोल देना। क्या लिखा है? आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस because this is possible because electrostatic forces of attraction, this is possible because electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions, because electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions are overcome due to heat,
oppositely charged ions are forces of attraction between oppositely charged ions are overcome due to heat. जो उनके बीच की दोस्ती थी उसको तोड़ दिया तुमने बहुत ज्यादा हीट देके. Thus ions are free to move. Thus ions are free to move and are able to conduct electricity. Ions are free to move and are able to conduct electricity. ये नोट कर लिया है ना. मोल्टन का मतलब है गर्म करके आयंस बनाना और एक्वस का मतलब है घोल के पानी में तब आयंस बनाना. लिखो इन सॉलिड स्टेट ionic compounds do not conduct electricity. In solid state ionic compounds do not conduct electricity. Because movement of ions in the solid state is not possible. Because movement of ions in the solid state is not possible. Because movement of ions in solid state is not possible due to its rigid structure. Due to its rigid structure. Due to its rigid structure. ठीक है. सोडियम के और जो क्लोराइड के आयंस है ना वो आपस में बहुत बंधे हुए हैं. कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. ऐसे हैं, कल भी बताया था स्ट्रक्चर. 11th क्लास में पढ़ोगे इसको पूरा डिटेल में, स्ट्रक्चर को पहले चैप्टर में ही. ठीक है. ऐसे बंधे हुए हैं एक दूसरे से. तो जब इतना बंधे हुए, इतनी गहरी दोस्ती है तो कैसे तोड़ोगे? नहीं तो तोड़ पाओगे ना. आयंस ही नहीं है, फ्री नहीं आयंस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन जब तुमने मोल्टन स्टेट में कर दिया और एक्वस स्टेट में कर दिया है, फिर क्या घूम रहे हैं मैम? फिर तो आयंस घूम रहे हैं, आयंस. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं, बस ये लिखना है. अब फ्लेम की बात पूछी हुई, ध्यान से सुनो क्या करते हैं. बोर्ड्स के लिए मत करना, आज तक तो नहीं पूछा. चलो अच्छा, एक चीज बताओ तुम. फ्लेम तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने पीछे फ्लेम को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा होगा. पोटेशियम कौन से कलर की फ्लेम दे रहा था वहां एयर में बर्न करने पे? हाँ जी. जब पोटेशियम को और सोडियम को बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहे थे तो कौन से कलर की फ्लेम आ रही थी? देख लो, कॉपी तुम्हारी अपनी है, पलट लो पन्ने. घर तो तभी खुलेगी जब टेस्ट होगा, इसलिए मैं टेस्ट लेते रहती हूँ. मुझे पता है टेस्ट में कुछ तो ये पढ़ेंगे ही, पक्की बात है. ब्लैंक तो नहीं आएंगे जैसे क्लास में आते हैं, है ना विभोर? मतलब जो टेस्ट होता है तो एक अलग ही टाइप की जागरूकता आती है ना अंदर से हमारे कि अब टेस्ट है भाई, 2-3 नंबर तो पक्का ही लाने हैं. इससे कम तो नहीं ला सकते हैं. मैंने मना कर दिया था लिखने से? ठीक है, वेरी गुड, मैंने अच्छा किया था वहां. अब बात सुनो, मतलब तुम्हारी उसके लिए ये लिख लेना कि बोर्ड में तो नहीं पूछेगा. देखो, अगर पोटेशियम की फ्लेम पूछे, अगर पोटेशियम के सॉल्ट्स को गर्म करते हो ना, वहां पर भी अगर पोटेशियम को गर्म करोगे ना सीधे फ्लेम पे, या पोटेशियम के सॉल्ट को गर्म करोगे. पोटेशियम सॉल्ट का क्या मतलब है? आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं. पोटेशियम का बताना जरा, कोई सॉल्ट, कोई आयनिक कंपाउंड पोटेशियम का. मैम सारे KCl, KI, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी पोटेशियम का सॉल्ट हो. कैसे कलर की फ्लेम आती है? पर्पल. लिख लो, एक्टिविटी में पूछ रखा है, वैसे पूछेगा नहीं वो तुमसे. सोडियम के सॉल्ट गोल्डन येलो फ्लेम से जलते हैं, ब्राइट येलो. सेम वहां भी सोडियम भी इसी फ्लेम से जलता है और सोडियम के सॉल्ट भी. बस 2 लिखवा दिए तुम्हारी उसके लिए. कैल्शियम, ब्रिक रेड, कोई भी 2 लिख लो इनमें से जो तुम्हें सही लग रहे हो कलर, अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हारा फेवरेट है. पर्पल, गोल्डन येलो, ब्रिक रेड, क्या सारे एक ही? पोटेशियम के सॉल्ट की फ्लेम ऐसी होती है, सोडियम के सॉल्ट की फ्लेम ऐसी होगी, कैल्शियम की ऐसी होगी. सारे अलग अलग के सॉल्ट्स हैं. पूछेगा नहीं लेकिन बोर्ड्स में, आज तक तो नहीं पूछा, बट लिख लो क्योंकि एक्टिविटी में पूछा हुआ है. हमने इसके 3 पार्ट खत्म कर लिए चैप्टर के, अब 2 बड़े बड़े पार्ट हमारे बच गए हैं. ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं उसको. मेटलर्जी. दिमाग सेंटर में रख के बैठना, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब सी रिएक्शंस आती हैं. कई बार लगता है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, बट वही पढ़नी है. क्या हो विनायक?
विनायक के साथ ये एक बड़ी दिक्कत है हिलने वाली। ठीक है, क्लास में बैठना मुझे पता है ऐसे बोरिंग लगता है, बट बैठना तो पड़ता ही ना बेटा। क्या देख रहा है इसको? सेक्शन तुम्हारा एक ही अलग अलग है? एक ही है? वहां भी ऐसे देखते रहते हैं एक दूसरे को? वो मौका ही नहीं मिलता देखने का, मतलब इधर उधर। आओ चलो, ठीक है। हाँ जी, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताओ, वार्म अप नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलो ये ज्यादा ही सीरियस होगा, आगे बैठ के बताओ जल्दी। विभोर बता देगा, विभोर तो बता दे। विभोर तो सो के आया मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, है विभोर? टीवी देख के आया? बता बता, प्रॉपर्टी बता इसकी, और किसकी प्रॉपर्टी बता सकता है? भाई इसको रीसेट करा आरुष। हाँ जी, फिजिकल नेचर कैसी होती है? नमक कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड है जनरली, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, सॉलिड है। ब्रिटल है? हाँ जी, ब्रिटल का क्या मतलब होता है? पीस 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 हो जाते हैं मैम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाँ जी, सॉलिड का क्या मतलब है? सॉलिड क्यों है ऋषभ? मतलब ऋषभ नहीं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों है ऋषभ? मैम जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की दोस्ती है ना वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉलिड है। 9th क्लास में पढ़ गए हैं कि सॉलिड्स क्यों होते, सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। हाँ जी, सॉलिबिलिटी कैसी है धनंजय? कैसी सॉलिबिलिटी है देखना, इतना गंदा सा रिएक्शन। सॉलिड नमक घुलता है नहीं पानी में? अभी तो शक हो रहा है, देखना पड़ेगा घुला कि नहीं। हाँ जी, घुल जाता है, घुल जाता है। नमक को ध्यान में रखोगे, बाकी तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं और किसी सॉल्ट से। मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कहाँ ही तुमसे टकराए होंगे ये, है ना? तो घुल जाता है पानी में, पेट्रोल में नहीं घुलेगा, ठीक है? चाहे घुल के देख लेना। हाँ जी, और बताओ और क्या प्रॉपर्टी पड़ी है विनायक? करता है? कब करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पार्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब करता है? मैम जब आयंस होंगे तो वो कंडक्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन नहीं कर रहा। और क्या पढ़ा है? बस नहीं, एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, ये बताएगा आयुष्मान, बहुत सीरियसली पढ़ रहा है आयुष्मान। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इसलिए तो पूछ रही हूँ, सीरियस नहीं है। ये सीरियस होगा कि मैम ने सीरियस बोल दिया, मैं सच्ची में सीरियस हूं। हाँ जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 800 नहीं, ज्यादा की कम? ज्यादा होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं मैम? उनसे जो भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक बार देखना है तो देख लो उनका भी। हाँ जी, खोलना जरा बुक का पेज नंबर 59, बुक का पेज नंबर 59। ये जो बुक नहीं लेके आते ना, ये अगले साल रद्दी में बेचेंगे उसे 150 रुपए की पूरी। 70 की जाएगी क्या? 5 रुपए की जाएगी तो ये रख जाना, अगले सेशन में जो बच्चे आएंगे उनको दे दूंगे। 5 रुपए कमा के तुम क्या करोगे? हाँ, कोई फेल हो गया तुम में से फिर वापस कर दूंगी तुम्हारी। ऐसी उम्मीद है तुम्हें अपने आप से? ऐसी बात कर रहे हो यार गिरी हुई मैम, बिल्कुल ही फेल। और हम कैसे फेल? 12th में हो सकते हैं, 10th में तो नहीं। खैर आशीर्वाद क्या? दुबे का तो पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी तो क्लास नहीं आता। हाँ जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देना हर जगह, जहां कुछ नहीं आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखा है पेज नंबर 59? कौन कौन लेके आया बुक? 59 पेज नंबर पे ही दे रखा है। किसी का 200, किसी का 150, किसी का 90, बहुत कम है। इनका हजारों में, उनका 100 में है। ठीक है, आओ मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुक में ये टॉपिक किस नाम से दिया हुआ है? अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक ही बात है। हाँ जी, मेटलर्जी का क्या मतलब होता है? मेटलर्जी बेसिकली केमिस्ट्री की या साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हम ये सीखते हैं कि नेचर में जो सोर्सेज है ना मेटल्स के, उनमें से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। बात सुनो ध्यान से, नेचर में
मेटल के बहुत सारे सोर्स हैं। भाई सुन लो, चुप हो जाओ। अब तुम्हें थोड़ा चुप रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी टर्म्स आने वाली हैं जिसकी तुम्हें जरूरत आगे पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ना है अभी, मेटलर्जी क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होता है, ठीक है। गैंग वो वाला नहीं, इसमें गैंग आएगा वो। रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, स्टेप्स क्या है मेटलर्जी में, सारे सिस्टमैटिक है। पूरा टॉपिक साथ साथ चलेगा लास्ट तक, सुन रहे हो। और कुछ भी आ जाता है पेपर में, और क्या है, मिनरल क्या है, तो सुनोगे तभी तो बताओगे ना। सुन लो ध्यान से भाई, नेचर में किसी सोर्स से तुम्हें मेटल निकालना है। मैम नेचर में कौन कौन से सोर्स है मैम, ये लिखना है। हाँ जी, कुछ मत लिखना, मैं खुद बता दूं क्या लिखना है। नेचर में तुम्हें पता है जो मेटल्स है मैम वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें, और वो सी वाटर में भी मिलते हैं। समुद्र के पानी में भी मेटल्स हैं घुले हुए, जैसे NaCl घुला हुआ है पानी के अंदर, MgCl2 घुला हुआ है पानी के अंदर। तो घुली हुई फॉर्म में भी मेटल्स हैं, और मेटल्स तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में सॉलिड स्टेट में भी हैं। या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी तुम्हें मिल सकते हैं और तुम्हें फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। मतलब मैम जैसे गोल्ड है, गोल्ड अक्सर फ्री स्टेट में है नेचर में, प्लेटिनम फ्री स्टेट में है, कंबाइंड सिल्वर कंबाइंड में भी है, फ्री में भी है। पोटेशियम कभी फ्री नहीं मिलता नेचर में, किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें नेचर में से किसी भी सोर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, और कैसे, सस्ते तरीके से, प्रॉफिटेबली का मतलब है इकोनॉमिक वे से, इकोनॉमिकली। ये नहीं कि पूरे पैसे लगा दिए जी, इतना मेटल ही निकाला उसमें जितने पैसे लगा दिए एक्सट्रैक्ट करने में। इस पूरी की पूरी साइंस की ब्रांच को जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं नेचर में से इकोनॉमिकली, इसको कहते हैं मेटलर्जी। इस ब्रांच को कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो ये है मेटलर्जी, ठीक है। अब मैम करते किसमें से एक्सट्रैक्ट, दो तीन बातें यहां पर पढ़ दी हैं तुम्हें कि मैम एक्सट्रैक्ट किसमें से करते हैं। दो चीजें हैं यहां पर, एक चीज है मिनरल और एक चीज तुम्हें पढ़नी है और। भाई सीधे देखो, क्लास यहां चल रही है। हाँ तुम तो सीधे रहोगे अब। एक सीटी क्यों मार रहा है, अब सेटिंग कर रहे हैं, मतलब रिफिल। हाँ जी भाई, तुम यहाँ कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। आयुष्मान तेरी क्लास उधर, कौन सी क्लास चल रही है वहाँ इसी में। इधर इधर, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ बेटा, ब्लैक बोर्ड इधर है। भाई साहब इधर, यहाँ चल रही है क्लास, तुम ऐसे टेढ़े क्यों बैठते हो। इसमें क्या देख रहे हो, इसे क्या हुआ है। सीरियसली पढ़ लो, चुप हो जाओ 1 घंटे के लिए, बिल्कुल 1 घंटा हो गया, एक और बचा हुआ है बस। आओ बस, ये खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, मिनरल्स क्या होते हैं, मेटलर्जी समझ में आया। मेटलर्जी में हम कुछ नहीं है, ऐसे भारी सा वर्ड लग रहा है आसान सी चीज। मेटलर्जी मैंने क्यों पढ़ाया जब बुक में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आगे लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि मेटलर्जिक प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं। तो पहले मेटलर्जी तो पता हो, मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मेटल को अर्थ में से या फिर सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरी साइंस की ब्रांच को मेटलर्जी कहते हैं। आगे जाके जो लोग एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो मेटलर्जी भी एक ब्रांच है, कर सकते हो आप आराम से मेटल्स पे काम अगर करना है तो। मिनरल क्या है, मिनरल का मतलब होता है कोई भी सोर्स, किसी भी टाइप का सोर्स, मेटल का कोई भी सोर्स, उसको मिनरल कहते हैं। और मिनरल दोनों सोर्स ही हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। हाँ जी, मिनरल भी सोर्स ऑफ मेटल है और भी सोर्स ऑफ मेटल है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, इसमें मैम हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है मेटल की। इसका मतलब जब हम किसी और को यूज करेंगे ना मेटल निकालने के लिए, तो हम ज्यादा मेटल निकाल लेंगे कम पैसे लगा के। इसका मतलब ये ज्यादा इकोनॉमिक है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी उस बंदे के लिए जो रिसर्च कर रहा है, जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है किसी प्रॉफिट के लिए, उसके लिए और ढूंढना ज्यादा आसान है। मतलब मान लो से फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लो, वैसे बहुत सारे और आएंगे तुम्हारे कोर्स में, अभी मैंने आगे डायग्राम भी लगा रखा है इसका। एल्यूमिनियम तुम्हें क्ले में भी मिल जाएगा, और एक चीज होती है बॉक्साइट। ये दोनों मिनरल है, इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है, इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है, लेकिन हम इन दोनों को मिनरल तो कह सकते हैं, क्योंकि मिनरल का मतलब है वो चीज जिसमें तुम्हारा मेटल हो। इसके अंदर भी मेटल है, इसके अंदर भी मेटल है, लेकिन मैं इसको और नहीं कह सकती, और मैं इसको कहूंगी। क्यों, क्योंकि मैम इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा अमाउंट है किस चीज का,
एल्यूमिनियम का। इसका मतलब अगर कोई बंदा इसके ऊपर पैसे खर्च करेगा ना मेटल निकालने के लिए, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब जाके थोड़ा बहुत हाथ लगेगा। और के क्या फायदे होते हैं, और में ज्यादा होता है मेटल और सस्ते ऑफ कोर्स ज्यादा है तो गंदगी भी कम होगी इसमें, तो आप मेटल क्या कर लोगे, ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लोगे। इसका मतलब हमेशा फायदेमंद होता है किसी और में से मेटल को निकालना। तो ये समझाना चाह रही हूं। इसका मतलब एक स्टेटमेंट आती है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ये सही है कि गलत है? पूरी तो होने दो, मतलब मैंने लिखी नहीं अभी पूरी। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सही है कि गलत है? अब समझा दो जरा, क्या सही है क्या गलत है, समझाओ। नहीं मैं तो गलत भी लिख देती हूं, जल्दी बताओ क्या हुआ। सीम्स टू बी अपसेट, लिटिल बिट अपसेट। हाँ जी बताओ जल्दी, पढ़ने का टाइम है अभी। हाँ सीरियस सीरियस, हाँ जी इधर आओ। और किसी चीज में सीरियस होने की जरूरत नहीं, पढ़ाई में सीरियस होने की जरूरत है। पढ़ो बेटा पढ़ो, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ी हूं ना, मैं नजर सब पे है, कौन कहाँ देख रहा है। बेटा तू तो बिल्कुल साफ दिखता है, सब दिखते हो। आओ जरा, समझ गए तुम? मेटलर्जी क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पूरा पूरा पढ़ते हैं कि किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मिनरल क्या होता है? मिनरल मैम कोई भी नेचर में सोर्स ऑफ मेटल। और क्या होता है? और वो है मैम जिसमें ज्यादा मेटल हो और प्रॉफिट ज्यादा हो बंदे का, जो मेटल को निकाल रहा है ना, ज्यादा प्रॉफिट गेन कर ले। ठीक है? हाँ जी, एक चीज होती है गैंग। कई बच्चे इसको गंगू पढ़ते हैं और कहीं गैंगी स्टाइल में, गैंग बोलते हैं इसको। ठीक है? गैंग या मैट्रिक्स भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। ये क्या होती है? ये होती है गंदगी। किसके अंदर? ओर के अंदर। और या मिनरल के अंदर जो गंदगी प्रेजेंट होती है ना, उस गंदगी का नाम है अनवांटेड मटेरियल या वेस्ट। जैसे कि क्ले होती है बहुत बार, सैंड होती है और बहुत कुछ। तो क्या करना पड़ेगा? अभी हम क्या करेंगे? और लेंगे नेचर में से, उस और की सफाई करेंगे। और की सफाई करने के बाद और बहुत सारे स्टेप्स करेंगे, तब जाके मेटल मिलेगा हमें। तो इसमें पूरे स्टेप्स हैं कुछ, इनको बोलते हैं स्टेप्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो ये सारे पढ़ने हैं सीक्वेंस वाइज, देखते रहना। ठीक है? 2-3 डेफिनेशंस लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं। लिखो जरा। हाँ जी पहले लिखो मेटलर्जी क्या है, फिर मैं बता रही हूँ किस किस स्टेप में सीक्वेंस में लिखना है। एनसीईआरटी में सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है, तुम प्रॉपर तरीके से लिखो ताकि प्रॉपरली तुम्हारा सब कुछ हो जाए। हाँ जी लिखो मेटलर्जी। लिखो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, it is a branch of science that deals with, it is a branch of science that deals with the extraction of metal, that deals with the extraction of metal from their ores, that deals with the extraction of metal from their ores and refining them for further use, and refining them for further use। क्या लिखा है? मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर फर्दर यूज। मेटल को निकालना और उसका फाइनली कुछ फायदा उठाना। ये नहीं कि निकाल तो लिया करोड़ों रुपए लगा के, यूज कुछ है नहीं। मेटल से कितने यूज है जिंदगी में? बहुत यूज है। तो मेटल एक्सट्रैक्ट करो, यूज करो। ठीक है? वही पूरी ब्रांच को बोलते हैं हम लोग क्या। आओ जरा ये नोट करो, सीक्वेंस जैसे मैं बता रही हूं वैसे नोट करना है, अदरवाइज बहुत वो हो जाएगा। हाँ जी, मेटल नेचर में किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? मैम फ्री स्टेट में नेटिव एक ही मतलब है। फ्री का मतलब है किसी के साथ जुड़े नहीं हुए, एलिमेंटल फॉर्म में। कौन कौन से एग्जाम्पल है? गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम को याद करोगे कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी ने से कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है। हाँ जी गोल्ड का सिंबल बताना आरुष, गोल्ड का सिंबल, और प्लेटिनम का पीटी। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ अपनी प्योर फॉर्म में मिलेंगे। इनके साथ कुछ गंदगी वैसे ही चिपकी होगी, सैंड वैंड, वैसे कुछ नहीं होगा कि ये किसी के साथ कंपाउंड बनाते हैं, कभी नहीं बनाते। गोल्ड और प्लेटिनम कंपाउंड नहीं बनाते हैं। आओ जरा इधर नेचर में, या मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड बोले तो
ऑक्साइड मिल जाएंगे, कंबाइंड बोले तो सल्फाइड्स मिल जाएंगे, कंबाइंड बोले तो कार्बोनेट्स मिल जाएंगे, मतलब किसी के साथ जुड़े हुए होंगे हमेशा। जैसे मैम कौन कौन है, बहुत सारे हैं, क्लोराइड्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि तुम्हें पता ही है मैम, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जितने रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो अकेले मिलेंगे ही नहीं। वो क्यों अकेले मिलेंगे? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सारे आ जाएंगे इसी में, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। इसका मतलब मेटल नेचर में दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो अपनी प्योर स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। प्योर वाले दो ही हैं, बाकी सारे उसी में आते हैं, बाकी सारे कंपाउंड की फॉर्म में ही मिलेंगे। तो मेटलर्जी पता चल गया क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है मैम, और पैसे भी कमाने हैं। फिर मेटल नेचर में कैसे कैसे मिल रहे हैं, या तो फ्री मिल रहे हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं। हंसते रहना, एक दिन दांत निकालने पड़ेंगे दोनों के, देखना कितने सुंदर लगोगे फिर हंसते हुए, खूबसूरत लगोगे बिल्कुल दोनों। फिर एक दूसरे को देखोगे कभी भी, इस बात की गारंटी है एक दूसरे को देख लोगे ना बिना दांत के। क्यों हंस रहे हो इतना? और कोई बात नहीं है इनकी, तो तू उसको देखता क्यों है? पता नहीं कौन सा किसको देख के हंस रहा है। क्या देखो कितना मजा आया, लाइट नहीं भागी नहीं तुम्हें? मैम छुट्टी कर दो मैम, सांस नहीं आ रही, ऐसे हो जाता। आओ। क्या सिस्टमैटिकली लिखो, क्योंकि फिर इसकी सीक्वेंस बहुत गड़बड़ हो जाती है। जो अकेले मिल रहे हैं अकेले ही मिलेंगे, जो दुकेले मिल रहे हैं वो दुकेले मिलेंगे। दुकेले वाले ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट अभी पढ़ेंगे सारे, क्लोराइड कुछ भी हो सकते हैं। आओ जरा, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के बाकी सारे कंबाइंड स्टेट में कौन कौन, शुरू से सारे रिएक्टिविटी सीरीज वाले सारे मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, सब 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 इधर है। ठीक है, इसलिए थोड़े से लिख दिया मैंने। आओ। हाँ जी, सोर्स क्या है लिखा नहीं है अभी तक। नेचर में क्या क्या सोर्स है मेटल्स के? मैम एक तो अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा मेटल्स अर्थ के क्रस्ट में है, रॉक्स। ठीक है, वो क्या है, वो मेन सोर्स है मेटल का। और समुद्र के पानी में भी घुले हुए होते हैं, जैसे कि घुले हुए में कौन कौन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नमक ही है, NaCl, MgCl2 वगैरह वगैरह। इसका मतलब फ्री में भी हो सकता है मेटल, कंबाइंड में भी हो सकता है मेटल। मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, और कुछ कुछ समुद्र के पानी में घुले हुए भी हैं। इसका मतलब नमक को निकालो समुद्र के पानी में से, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके Na अलग कर लेते हैं, Cl अलग। तो हमें तो Na चाहिए, क्योंकि Cl तो गैस की फॉर्म में निकलता है, Cl2 की फॉर्म में। पढ़ेंगे अभी आगे, सारी चीजें पढ़नी है, बस सिस्टमैटिकली देखते जाओ कि किस सीक्वेंस में चल रहा है। मेटलर्जी क्या होती है, मेटल को निकालना, ज्यादा पैसे कमाना, कम पैसे लगाना। फिर मिलता कैसे कैसे है मेटल? मैम फ्री भी मिल सकता है, कंबाइंड भी मिल सकता है। जो फ्री है उसको तो डायरेक्ट उठा लेंगे जहां से मिलेगा, साफ सुथरा कर लेंगे फिर। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में है उसकी बहुत मरम्मत करनी पड़ती है, उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हें चैप्टर में अब ये पढ़ना पड़ेगा आगे कि रिएक्टिविटी के बेसिस पर अलग करने पड़ेंगे। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उनकी तो दोस्ती गहरी होती है, वो तो छोड़ते ही नहीं दूसरे वाले को। जैसे ये है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Na को Cl से अलग करना कोई वो नहीं आम बात, बिजली छोड़नी मारनी पड़ेगी दोनों पे सोल्यूशन बना के, तब जाके निकलेगी बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत पढ़ेंगे कि मेहनत करनी कैसे है। ये नहीं कि ना Na अलग कर दो Cl अलग हो गया मैम, क्या करना है। आओ जरा, अब लिखो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले लिखो मिनरल्स, लिखो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally, the elements or compounds which occur naturally in the earth crust
और सी वाटर आर कॉल्ड मिनरल्स। नेचर में चाहे अकेले मिल रहे हैं, चाहे दुकेले मिल रहे हैं, चाहे समुद्र के पानी में मिल रहे हैं, चाहे अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, जो भी सोर्स है मेटल का उसको क्या बोल रहे हैं, वो मिनरल कहलाता है। हाँ जी। दूसरी चीज लिखिए, और किसको बोलते हैं, देखो, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच, बाल सही है विभोर, ठीक है बाल, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be obtained, those minerals from which metals can be obtained on a commercial scale, on a commercial scale, on less expense of money, या प्रॉफिटेबल ही लिख लो बस, इतना बड़ा क्या लिखोगे, बस प्रॉफिटेबल ही लिख लो एक वर्ड, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। जिसमें तुम कम पैसे लगा के ज्यादा कमा के और कन्वीनियंटली, बहुत बड़ा मेथड ना हो कुछ, है ना, आराम से तुम जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बड़े स्केल पे, उसको और बोलते हैं। और वो मिनरल है जिसमें से हम बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और के 2 पॉइंट्स लिख लो, लिखो, और कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और के अंदर होगा, मिनरल तो है, जो और मिनरल्स हैं जो और नहीं है उनमें हाई परसेंटेज नहीं होती है। और कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड metal extraction is less expensive, and metal extraction is less expensive, मतलब इकोनॉमिक, मतलब सस्ता, लेस एक्सपेंसिव का मतलब है ज्यादा महंगा नहीं है। उधर ही भेजना पड़ेगा तुम में से एक दो को, है 2-2.5 की भी चलती कभी कभी। नहीं वो तो 4 बजे आते हैं ना बच्चे, बच्ची मरम्मत करती है मैम इनकी, 1-2 पढ़ते नहीं थे वो भी थोड़ा काम करने लग गए हैं। मैथ साइंस सारे क्या 2 घंटे में पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या लिखा है आपने, वो तो गलती से वैसी होगी। हाँ जी, और में से सुनो, और में से मेटल क्या है, और में मेटल की परसेंटेज ज्यादा है और सस्ते दामों में ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो 2 फायदे हैं और यूज करने के, ऐसे नहीं खाली पीली ऐसे यूज कर रहे हैं, मेटल ज्यादा है और सस्ता पड़ता है। हाँ जी, इधर हूं मैं, ये देखो, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लगाया था। एल्यूमिनियम क्ले में से भी निकाल सकते हो, बॉक्साइड में से भी निकाल सकते हो, लेकिन क्ले जो है वो और नहीं है। और कौन है, बॉक्साइड, तेरी और, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्ले कहीं से मिल जाएगी, मेरे घर में गांव में जोड़ है उसमें मिल जाएगी क्ले, मिट्टी, चिकनी मिट्टी। हाँ जी, हाँ, बहुत कम, इसमें तो घिस घिस के इतना सा निकलेगा। ये तो पढ़ा रही हूँ मैं, वो तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ पता चला, मैम ने बताया था क्ले निकाल लेते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट करके अमीर बनेंगे। ये है बॉक्साइड का फॉर्मूला, वैसे जरूरत नहीं लिखना, मत लिखना, बस ये याद कर लो, फालतू की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत लिखना नोट्स में, फिर ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं लिमिटेड लिखवाने वो रखती हूँ। फिर तुम इसमें पता चला फॉर्मूले के पीछे पड़ गई, ये याद कर लेते हैं। बॉक्साइड याद रखना है कि बस और है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और जो याद करने ही करने हैं वो भी आगे आने वाले हैं। हाँ जी, ये लाइन बिल्कुल वो ठीक है, और है, अरे अर्थ क्रस्ट है, अब हिंदी तो नहीं आती बेटा, इंग्लिश में पढ़ी हूँ हमेशा, तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, गूगल में सर्च कर लेना घर जाके।
ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट और अगर ये स्टेटमेंट आ गई कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, कभी भी नहीं। हाँ जी, अभी चलने दो, टू टू करेगा तो बंद कर देंगे। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट फॉर। हाँ जी, अगर ये आ गया स्टेटमेंट जस्टिफाई कर लोगे, कोई भी एग्जांपल देगे यही दे देना कि देखो एल्यूमिनियम का क्ले से भी मिल सकता है, बॉक्साइड से भी मिल सकता है, बट क्ले इज नॉट ओर, दैट इज ओर। तो और वो होता है जिससे ज्यादा मेटल निकाल लो कम पैसे लगा के। समझ आ गया तुम्हें? चलो फिर आगे चलो। हाँ जी, ये ओर्स लिखो, ये याद करने हैं, ये वो वाले हैं। आओ जरा, मैम याद कब करेंगे, क्यों याद करने हैं ये? क्योंकि इनकी रिएक्शंस आने वाली हैं आगे, ठीक है। सोडियम अगर निकालना है तो किससे निकालोगे? रॉक सॉल्ट। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, बताना जरा क्या था रॉक सॉल्ट? पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि NaCl के 2 सोर्स हैं, समुद्र के पानी में से निकाल लेंगे क्रिस्टलाइजेशन करके, इवेपोरेशन करके। रॉक सॉल्ट क्या था? सॉलिड डिपॉजिट NaCl के, है ना? तो ये वही है। अगर सोडियम को निकालना है तो NaCl, रॉक सॉल्ट सबसे बेस्ट जो है इसका वो है क्या? और है ये। हाँ जी, मरकरी, सिनेबार, ये सारे याद करने, इसलिए मैंने सारी लिस्ट यही बना दी है। इसके चुप, इसके अलावा तुम कोई और याद करो ना करो, ये तो तुम्हें करना ही है, ये रिएक्शंस में आएंगे आगे। हाँ जी, सिनेबार क्या होता है? HGS। क्या हुआ? ठीक है, मरकरी सल्फाइड, ये इसका और है, एक ही याद करना है। ये जितने लिखे हुए हैं ये वो हैं जो जिनकी रिएक्शंस पढ़नी है और जो पेपर में आती हैं। हाँ जी, कॉपर के 2 याद करने हैं, कॉपर ग्लांस एंड क्यूपराइट, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। आई कांट, सर से पूछ लेना, सर को पता होगा, सर की हिंदी ठीक है। सर चल लेके चलती हूँ, चल तुझे एक विजिट पे, कार में बिठा के वहीं गिर के आऊंगी तुझे उसकी चट्टान पे, ट्रिप पे। मैम को इतनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है ना कि सबको बिठा के लेके जाऊंगी एक दिन। यहाँ से ही चल पड़ेंगे तो मैम के साथ, तो घर तो कहाँ पहुंचोगे। आओ, मुझे बस साइकिल चलानी आती है थोड़ी बहुत। सर को तो सब कुछ आता है, सर तो जहाज भी चला नहीं, सर का बस चले दो। आओ चलो पढ़ लो। हाँ जी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड। हाँ जी, अगर तुम्हें सोडियम निकालना हो तो किससे निकालोगे? रॉक सॉल्ट से, NaCl। अगर तुम्हें मरकरी निकालना होगा, सिनेबार, अभी आगे पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन पूरी डिटेल में, HGS। कॉपर के कौन कौन से? 2, एक कॉपर सल्फाइड है मैम, एक कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर सल्फाइड का क्या नाम है? कॉपर ग्लांस, और इसका नाम है क्यूपराइट। हाँ जी, जिंक के 2 पढ़ने हैं, जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन। ये है तुम्हारा जिंक सल्फाइड, ये है जिंक कार्बोनेट। सबकी रिएक्शंस है, धीरे धीरे हो जाएंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमें पढ़ने ही है। हाँ जी, गैंग लिखो। लिखो गैंग क्या होता है, लिखो द अनवांटेड इंप्योरिटीज। लिखो जल्दी, चुप करो, बकवास करने का मौका मिल जाए एक बार फिर नहीं छोड़ेंगे, एक मौका नहीं जाने देंगे बकवास करने का। लिखो द अनवांटेड मिलता है क्या? डलता है? मैं ये पेन का अचार खाते हैं, खाया तुमने कभी? द अनवांटेड impurities present in the ores or minerals, the unwanted impurities present in the minerals or ores extracted from the earth crust or sea water, extracted from the earth crust or sea water, क्या?
द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल और ओर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट और सी वाटर इज कॉल्ड गैंग, इज कॉल्ड गैंग। एग्जाम्पल में लिख लो क्ले, सैंड, एग्जाम्पल में लिख लो क्ले, सैंड, सॉइल और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो जितनी भी गंदगी है, गंदगी को क्या कहते हैं? गंदगी जो है मैम वो गैंग है। क्ले, सैंड, सॉइल, मिट्टी, सब कुछ लिख लो। लिखो गैंग हैज टू बी रिमूव्ड। गैंग के बारे में एक दो चीजें लिख लो, इसको हटाना होता है, निकालना होता है इसको। गैंग हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर the extraction of metal, before the extraction of metal from ore। ओर में से पहले गंदगी निकलेगी, फिर मेटल को निकालोगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्रश करना, ग्राइंड करना, भी पढ़ा रही हूं मैं। उसके बाद गैंग रिमूवल, जिसको एनरिचमेंट कहते हैं। इस स्टेप का क्या नाम होता है? गंदगी निकालने वाले स्टेप को कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। हाँ जी, वो तुमसे पूछ लेगा एक नंबर में कि बताओ, एमसीक्यू पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है रिमूवल ऑफ गैंग। हाँ जी, एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है? गंदगी को निकालना। तो एनरिचमेंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पता चला सोचो कि और मेटल मिलाना उसके अंदर। एनरिचमेंट का मतलब है ओर को एनरिच करने का मतलब है गंदगी आपने निकाल दी, अब आपके पास मेटल जो है वो ज्यादा मात्रा में है उस ओर के अंदर जो आपके पास है। एक लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, गैंग इज रिमूव्ड, गैंग इज रिमूव्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ, बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर। ओर कैसा है और गैंग की फिजिकल केमिकल नेचर कैसी है, उस बेसिस पर अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं? गैंग की रिमूवल करते हैं। अगर किसी ओर में मैग्नेट है, ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस, तो कैसे निकालोगे? मैग्नेट को यूज करके। ठीक है, फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं, केमिकल भी यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स को यूज करते हैं उसमें। तो तुम्हें गैंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ जी, गैंग के लिए क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि गैंग क्या है? गंदगी है। दूसरी चीज क्या है? ओर को एनरिच करने का क्या मतलब है? गंदगी को हटाना उसमें से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, निकलती कैसे है? वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसी है ओर की और गंदगी की। हाँ जी, दोनों की नेचर कैसी है, ओर कैसा है और गंदगी किस टाइप की है उसके ऊपर लिपटी हुई। तो उसके बेसिस पर अलग अलग मेथड्स को यूज करके गंदगी को दूर किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ जरा, इसको नोट करो पहले। और बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज सारे मेटल्स के लिए रिपीट करनी है। हाँ जी, इसको ध्यान से नोट करो, समझा रही हूं मैं एक एक करके भी सारे स्टेप। ये स्टेप्स हमें बार बार पढ़ने हैं। जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उनके लिए, जो मेटल लो रिएक्टिव है उनके लिए, और जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनके लिए ये सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। ओ भाई ठीक है, बस क्या है ये, इनकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई में बेटा, पूरा दिमाग उसी में लगा देना। पता नहीं किसने भगा दिया इन्हें कि बस बॉडी भी बना लो। क्या बोल रही हूँ इतनी देर से? बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ। 3 साल बॉडी तो बनती रहेगी, बॉडी कहाँ जा रही है? क्यों तुम्हें बॉडी भी यही रहेगी, तुम भी यही हो, बना लेना कभी भी। और जिन्होंने बॉडी बनानी उन्होंने क्या उखाड़ लिया ये बताना जरा। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे तुमने, दिमाग नहीं उनके पास, बॉडी है बस। उसे क्या देख लो, तो बॉडी है उसके पास, क्या हो गया इसमें? भाई तुम्हारा मतलब इसी से लेना देना है क्या? उसके मार्क्स से कभी मार्क्स कंपेयर करें? जरूरत नहीं पड़ी। वाह वेरी गुड। तो वैसे थोड़ा सा अजीब नहीं लगता किसी पे ऐसे कमेंट करना, किसी की बॉडी पे, किसी के फीचर्स पे, किसी पे रंग पे? मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता ये चीजें, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता।
मतलब अच्छी चीज नहीं है ना, किसी की बॉडी पे आप जो भगवान ने उसको दिए जैसी, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते ना। भाई तुम्हारे साथ तो कौन ही बहस छेड़ेगा, मतलब मुझे पर्सनली किसी का मजाक उड़ाना ना ज्यादा ठीक नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है ना बेटा। अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो उनका कोई रोल नहीं है ना उसमें। हाँ तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हारा पूरा रोल है, उस पर हंस सकते हो तुम कि हाँ देख इससे पढ़ा भी नहीं जा रहा, इसके नंबर कम आ रहे हैं, उस पर हंस सकते हो, क्योंकि वो उसमें खुद का रोल है ना उसका। होना भी नहीं था, पता है मुझे। हाँ जी, काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार समझ लो कि पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैम तो साइड ही है, अब क्या कहाँ बैठू जाके। पहला स्टेप, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। एक ओर को लो, उठाओ नेचर में से, पीस दो अच्छे से, क्रश कर दो, ग्राइंड कर दो, चूरा बना दो उसका, ओर का जो भी मिला है तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज, एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इस स्टेप को बोलते हैं क्या, एक बार तुमने कोई ओर लिया नेचर में से, उसको बिल्कुल चटनी बना के पीस के क्या करना है, उसमें से गैंग निकालना है। हाँ जी, गैंग के कैसे रिमूवल करते हैं मैम, अभी आपने बताया, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो ओर है और जो गैंग है उसकी नेचर कैसी है, मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, कैसा कैसा है। अगर तुम्हें याद हो 9th क्लास में, लेकिन शायद तुम्हारे उसमें से कट गया था, टेक्निक्स वाला एक सेक्शन था ना सेकंड चैप्टर में, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, इवेपोरेशन कर सकते हो, सब्लिमेशन, है ना, बहुत सारी मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। इसका मतलब ओर है और जो गंदगी है, उनकी दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड यूज करोगे आप। ये मेथड्स आपके कोर्स में नहीं है, आईसीएससी वालों के उसमें होते हैं कोर्स में। तो एक ये चीज ध्यान रखनी है, बस तुमसे ये पूछ सकता है वो कि एनरिचमेंट का क्या मतलब है। एनरिचमेंट का मतलब है गंदगी निकालना। पहले ओर की गंदगी नहीं निकालोगे, पहले ओर को क्रश करना है, ग्राइंड करना है, ये सबके लिए कॉमन स्टेप है। चाहे कोई भी मेटल पढ़ो, हाई रिएक्टिविटी वाले, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले और लो रिएक्टिविटी वाले भी पढ़ा रही हूं तुम्हें, सबके लिए पहला स्टेप क्या है, ओर उठाओ, क्रश कर दो, ग्राइंड कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, गंदगी हटा दो। अब ये जो स्टेप्स हैं ये थोड़े क्रिटिकल हैं। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये तुम पढ़ोगे, ये सबके लिए अलग अलग है। कुछ है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनके लिए मैम अलग मेथड्स को यूज करते हैं। कुछ है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाली, उनके लिए अलग मेथड्स यूज करेंगे। और कुछ मेटल्स हैं तुम्हारे कौन से, लो रिएक्टिविटी वाले। और यही सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, इस सेक्शन का, ये वाला। इस पे सबसे ज्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे अपना, ये सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बता दिया कि पीस लो, इसमें बता दिया कि गैंग को रिमूव कर दो, यही पढ़ना है मैंने। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में बहुत कॉमन है। अभी पीवाईक्यूज भेजूंगी इस चैप्टर के, तो देखना कितनी बार रिपीट है, हर साल रिपीट है। ध्यान से सुनो एक चीज, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी इस सेक्शन में। इक्वेशन कितनी आएंगी, 10-12 के करीब है। कुछ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, कुछ तो ये है कि तुम खुद ही अंडरस्टैंड करके लिख लोगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो मैं बताऊंगी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जैसे कॉपर और मरकरी वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी ना किसी तरीके से आएंगी, वो तुम्हें दे देगा कि ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करो, अगर ये और ये रिएक्ट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, या फिर वो इस फॉर्म में भी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका मतलब अगर मैम हमें किसी भी मेटल को निकालना है ना, उसके ओर से पहला स्टेप क्या है, क्रश करना। दूसरा स्टेप क्या है, उसकी गंदगी निकालना। तीसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन का। मैम वो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे सब स्टेप्स हैं। और लास्ट स्टेप है क्या, प्योरीफाई करना। मैम जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां प्योर नहीं होगा क्या, नहीं। जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेटल मिलेगा ना बच्चों, देखो मेटल मिल जाएगा तुम्हें, यहां पर ओर है, यहां पर भी अभी ओर ही है, यहां पर मेटल मिल जाएगा, लेकिन वो मेटल अभी भी साफ नहीं है, उसके अंदर और गंदगी है। उस गंदगी को हटाने के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ती है, रिफाइनिंग। इसका मतलब किसी भी मेटल को निकालना है ना ओर में से, ये 4 बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से 4 बेसिक स्टेप हैं किसी भी मेटल के लिए, कोई भी मेटल हो, कोई भी सोर्स हो।
क्या है, क्या 4 स्टेप्स हैं? हाँ जी, क्या 4 स्टेप्स हैं? ये लड़का आज खो रहा है। हाँ जी, इसको पकड़ के रख आरुष, ये भाग रहा है, तेरे हाथ से छूट रहा है ये। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग, पीसना, ग्राइंड कर देना। दूसरा स्टेप क्या है? एनरिचमेंट ऑफ ओर। तीसरा स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में मैम मेटल मिल तो गया, मेटल तो मिला लेकिन साफ नहीं है, अभी भी गंदगी है उसके अंदर। लास्ट स्टेप क्या है? रिफाइनिंग। मैम इसमें बहुत ज्यादा रिफाइन करेंगे। कैसे? बिजली फेंक के रिफाइनिंग करेंगे अभी, कि बिजली फेंकेंगे ऐसी कि मेटल बिल्कुल ही साफ सुथरा अलग हो जाए। ठीक है, अब आओ इधर। आधा घंटा बताया, मुंह बंद कर लो, नहीं तो 6:30 तक बिठा के रखूंगे। सॉरी 7 बजे तक, 6:30 तक तो बिठाना ही है। मैं सोच रही थी कल 1.5 घंटे क्लास लूं, लेकिन 2 की लेनी पड़ेगी कल भी, और परसों सुबह लूंगी मैं क्लास, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह, फिर खत्म हो जाएगा ना। तुम भी बेफिक्र, मैं भी बेफिक्र, आराम से चिल करना। फिर नेक्स्ट वीक वो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, वो आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? आओ जरा, नहीं हो पाएगा, आओ जरा। ओहो, छूट गया हमारा चैप्टर। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस छूट गया, इनका तो वही पढ़ना था। है ऐसा है क्या? तो ऐसे क्यों पूछ रहा है, खत्म हो जाएगा क्या? आओ जरा, सुन लो। हाँ जी, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक में बार बार ये वर्ड्स आएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है। हाँ जी, क्रैशिंग ऑफ ओर में क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना। हाँ जी आरुष, क्रैशिंग ऑफ ओर क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ ओर, पीसना, बस, और कुछ नहीं, तुम्हें इतना ही पढ़ना है उसमें। हाँ जी, एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है? बोर, गैंग को हटाना, गंदगी हटाना, मैम यही मतलब है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना। कोई प्रोसेस तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन में बार बार ये दोनों टर्म्स आएंगे, इसलिए बेटर है पहले इनको कर लो। सुनो ध्यान से अब जरा। सी फॉर कैल्सिनेशन किसकी करते हैं? कार्बोनेट ओर्स की करते हैं। हाँ जी, सी फॉर कैल्सिनेशन और सी फॉर कार्बोनेट ओर्स। ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये तुमसे गड़बड़ होती रहती है। हाँ जी, आर फॉर रोस्टिंग, और आर में रोस्टिंग में क्या आ रहा है? एस। इसका मतलब रोस्टिंग किसकी करते हैं हमेशा? सल्फाइड ओर्स की। हाँ जी, ध्यान रखना, क्योंकि हमें यही कंफ्यूजन होता है, हमारा एमसीक्यू गलत, क्योंकि हमें यही नहीं पता था। कैल्सिनेशन हमेशा होती है कौन से ओर की? कार्बोनेट की, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी चीज कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होगी तो उसकी हमेशा कैल्सिनेशन होती है। रोस्टिंग में ऐसा आ रहा है तो हमेशा किसकी होगी? सल्फाइड ओर्स की। ये बात ध्यान रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। हाँ जी, रोस्टिंग क्या होती है? अब जो रोस्टिंग तुम करते हो वो क्या होती है, और जो इसमें उसका क्या मतलब है? रोस्टिंग क्या होती है? क्या मतलब है हिंदी में रोस्टिंग का? भूनना, यहां भी भूनना है। क्या भूनना है यहां पर? ध्यान से सुनो, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें मैं पूरा डिटेल में लिखवा रही हूं, ध्यान से सुनो। ये किसका सिंबल है? ट्रायंगल, डेल्टा, हीट का। कार्बोनेट ओर को, जैसे पहले सल्फाइड का पढ़ लो, सल्फाइड ओर को बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेस ऑफ एयर में इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि बेचारे का ऑक्साइड बन जाता है। ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं रोस्टिंग। में पूरा लिखवा रही हूं तुम्हें डिटेल में। रोस्टिंग सल्फाइड ओर की होती है, बहुत स्ट्रांगली गर्म करते हैं, हवा मार मार के गर्म करते हैं, हवा फेंकते हैं उसके ऊपर, बहुत ज्यादा हवा फेंकते हैं, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में। यह है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन कभी भी सल्फाइड ओर की नहीं हो सकती, कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट ओर की ही होगी हमेशा। ठीक है, क्या करते हैं यहां पर मैम? हवा कम लेते हैं या लेते ही नहीं, एक चीज को बस गर्म कर रहे हैं बिना हवा के। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा नहीं फेंकनी उसके ऊपर, कम एयर देते हुए, कम ऑक्सीजन देते हुए बहुत तेज गर्म करते हैं किसी चीज को। गर्म करना, ठीक है, जैसे हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट पे कोई चीज रख दी, गर्म हो रही है, एयर नहीं दे रहे हो, एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये फर्क है दोनों में, बनाना दोनों से ऑक्साइड ही है। पहला स्टेप यही है एक्सट्रैक्शन में। कोई भी मेटल का कोई भी और हो, चाहे सल्फाइड हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसका ऑक्साइड बनाना ही पड़ेगा। इसका रीजन अभी बाद में पढ़ते हैं पहले, लेकिन ये टर्म समझ लो क्या मतलब है। इस टॉपिक में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट ये सारी काम की बातें हैं, सब तुम्हें पेपर में आती है, तो मैं वही सब पढ़ा रही हूँ तुम्हारे कोर्स में, कुछ भी बाहर नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सिस्टमैटिकली में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर दी हुई है चीजें। ठीक है, हमने पहले मेटलर्जी पढ़ा क्या होती है, फिर हमने पढ़ा क्या मिनरल क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा ओर क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा गैंग क्या होता है। सिस्टमैटिकली चले हम लोग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है?
उसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े हैं कि मेटलर्जी में क्या स्टेप्स हैं। तो पहले 2 स्टेप्स में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हम बीच वाला स्टेप है एक्सट्रैक्शन, उसको हमने स्टार्ट किया अभी, तो हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। हाँ जी, क्या है कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट और की कम कम हवा में गर्म करना और क्या बना देना? ऑक्साइड बना देना। किसका ऑक्साइड? ऑफकोर्स मेटल का। यहां किसका कार्बोनेट है? ऑफकोर्स मेटल का। यहां किसका सल्फाइड है? ऑफकोर्स मेटल का। किसका ऑक्साइड बनेगा? मेटल का। ये है, इनको लिखो जरा कि कैल्सिनेशन क्या होता है। एक एक लाइन ही लिखनी है बट इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा। कौन सा लिख रहे हो पहले? कैल्सिनेशन लिखो जल्दी। लिखो, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू oxides, carbonate ores are converted into oxides by heating strongly in limited air, by heating strongly in limited air. Carbonate ores are converted into oxide by heating strongly in limited air. हाँ जी, रोस्टिंग लिखो। रोस्टिंग लिखो क्या होती है? लिखो। ओके, वेटिंग। लिखो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स by heating strongly in excess air, by heating strongly in excess air, by heating strongly in excess of air. आओ जरा आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, कई बार ये पूछ लेता है कि ऑक्साइड क्यों बना रहे हो? सीधा मेटल निकाल लो ना, सल्फाइड से और कार्बोनेट से। ऑक्साइड से मेटल निकालने में मेहनत कम लगती है, भी पढ़ेंगे कैसे कम लगती है, ये लिख लो, ये रीजन है। वो तुमसे यही सवाल पूछेगा कि वाई वी आर कन्वर्टिंग मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड्स फर्स्ट, क्यों डायरेक्टली निकाल ले रहे हो? क्योंकि इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स, दैट इज वाई। हमें क्या करना पड़ रहा है? पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड करना पड़ रहा है। लिख लो जल्दी, कहाँ बैठे हो नवाब बन के? जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी, रुकना नहीं है। अब कल भी बस 2 घंटे क्लास होंगी, फिर 1.5 की लूंगी। बस कल एक क्लास और दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे गलती तो बारिश की है, लास्ट वीक बारिश की वजह से क्लास नहीं हो पाई और इस वीक फिर मेरी वजह से नहीं हो पाई। कल नहीं होगी, कल आ जाना तैयार की। कैसे भी आना, मैं छुट्टी नहीं करूंगी, क्योंकि विभोर की मम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम जितने बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ा दिया करो। बात तो ठीक है उनकी, या इन्होंने ही किया था। ये कौन लेके आया मोबाइल? घड़ी थैंक गॉड, नहीं तो मोबाइल रखना पड़ता ना मुझे। इतनी भयंकर टोन क्यों लगा रखी है? मुझे लगा पता नहीं कहाँ मंदिर का वो बच गया। तुम पढ़ने आते हो, तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का? यहाँ नहीं करता? अच्छा, यस मैम क्यों बोल रहे हो? फिर बोलो नो मैम मन। हाँ तो खुशी खुशी आया करो ना, ऐसे रोते गाते मत आया करो, खुशी खुशी आया करो। तेरे को तो आना ही पड़ेगा, तेरी मम्मी परसों आई थी, तेरे पास तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है। नहीं, इतना भी नहीं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो ध्यान से। आने दो, आएगी ये तो बार बार, डरते क्यों? पहले तसल्ली से लिख लो, खुली खुली एक पूरे पेज पे ऊपर से नीचे तक। इसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखनी है। उस पे एमसीक्यू बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है बोर्ड्स में, बहुत फ्रिक्वेंटली। खिचड़ी पकाओगे तो बहुत गलत वलत हो जाएगी, इसलिए बहुत सीधे साफ तरीके से लिख लो। एनसीईआरटी में कहीं कहीं इसको गलत दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा बोर्ड्स में जो सवाल आते हैं उससे मिला के लिखते हैं कुछ, ठीक है? तुम अच्छे से लिखो, बिल्कुल प्रॉपरली। प्लेटिनम लिखना है लिख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ मत लिखो, ठीक है? स्कूल में तो कोई नहीं पूछ रहा ना, इसको वैसे पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है? लेकिन लिख दिया क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कि भैया ये बता दो प्लैटिनम कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा। साफ सुथरी लिखो, फिर इनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखनी है।
तुम्हें लग रहा है तुम्हारी क्लास 1.5 घंटे की हो गई? नहीं लग रहा ना? मजा आ रहा है ना? हाँ बोलो यस मैम। इस टाइम कौन कौन खेलने जाता है? एक ही खिलाड़ी है इस क्लास में, बाकी क्या करते हो? घर घर क्या होता है? किचन किचन सेट खरीद रखेंगे, वो बेबी किचन सेट। है किसी के पास डॉल हाउस अभी भी? दीक्षा के पास है। बेटा खाना बनाना सीख लेना, पता लग किचन किचन ही रह गया। हेल्प करते हो मम्मी की, या वही वाला सिलेंडर लेके आ जाते हो जो किचन सेट में आता है, वही वाला खाना प्लेट में? लड़कियों के तो बड़े ड्रामे रहते हैं ना बचपन में, अलग ही नेक्स्ट लेवल। और सॉफ्ट टॉय से कौन कौन खेलता है अभी भी? मतलब कौन कौन रखता है अपने पास? सब इसी पे उंगली क्यों उठा रहे हैं भाई? सारी कमियां तेरे अंदर ही हैं। आओ, कितने खुश हो रहे हैं? इधर आ जाओ जल्दी, चलो आ जाओ बैक। यहाँ हूं मैं। विभोर, विभोर को तो आगे बिठाना पड़ेगा मुझे कल। हाँ जी, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो, 4 कैटेगरीज में। कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाँ जी, पहले 5 का एक ग्रुप है। ओके मैम नहीं, लिख लो, चुप हो जाओ। हाँ बस बोलना नहीं है ना। अगले 3 का एक ग्रुप बनाओ। यस मैम, अगले 3 का एक ग्रुप बनाओ। और लास्ट के 2 का, या जो अकेला बचा है उसका एक ग्रुप बनाओ। अकेला, अगर प्लैटिनम लिखा है तो दुखेला है, नहीं तो अकेला है। अकेले को अकेले डब्बे में डाल दो, ग्रुप ही ग्रुप है। ये इंट्रोवर्ट है। हाँ जी लिखो, आओ भैया। जो पहले 5 वाले हैं ये हैं मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी। ठीक है जी, पहले 5 सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। अगले 3 मेटल्स ऑफ मॉडरेट या फिर मीडियम रिएक्टिविटी। अगले 3 मेटल्स ऑफ, एनसीईआरटी की जो डायग्राम है ना उसमें Hg मिसिंग है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसी में। क्यों ऐड कर दिया मैम? क्योंकि क्वेश्चन आएगा, इक्वेशंस आएंगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ था, तो बेटर है यहीं पे ग्रुप्स बना लो शुरू में ही। लास्ट वाला गोल्ड बचा बेचारा, ये है मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। कई बार सवाल आता है कि बताओ इनमें से कौन है जो कभी भी किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता। मतलब ये है, वो ये पूछना चाह रहा है कौन सा फ्री स्टेट में है हमेशा, तो गोल्ड। गोल्ड भाई इकलौता स्टेट में। अब ध्यान से सुनो जरा भाई, जिनकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है ये बताओ वो कभी अकेले मिलेंगे क्या? जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा दुकेले मिलेंगे, कभी अकेले नहीं मिलते। इसका मतलब दे आर ऑलवेज फाउंड इन विच स्टेट? कंबाइंड स्टेट। ये हमेशा जुड़े हुए मिलेंगे किसी से, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी अकेले नहीं मिलते, हमेशा दुकेले मिलेंगे। ठीक है, ये वाले हमेशा, ये भी कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। पिछली बार एमसीक्यू आया है इस पे, 4 ऑप्शंस दे रखी थी, 2-2 के जोड़े बना रखे थे, और ये पूछा था इनमें से कौन से हैं जो अकेले भी मिलेंगे और दुकेले भी मिलेंगे। तो इनमें से 2 ऑप्शंस थी, इन 3 में से। और ये एनसीईआरटी में बहुत सिस्टमैटिकली कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, थ्योरी में लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, इसलिए बेटर है टेबल बना लो, थ्योरी नहीं लिखनी इतनी, टेबल में लिखो। हाँ जी, ये अकेले भी मिलते हैं। अकेले का मतलब है फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट। क्या मतलब है इसका? मतलब एलिमेंटल स्टेट। और मैम ये दुकेले भी मिलेंगे। दुकेले मतलब कंबाइंड स्टेट, जुड़े हुए किसी के साथ। तो एमसीक्यू आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं।
एमसीक्यू कहाँ क्यों आया है? क्योंकि मैम ये पूरा टेक्स्ट में अंदर दिया हुआ है कहीं कहीं पे, तो टेक्स्ट इतना ही लिखना, वो तुम्हारा काम नहीं, हो तो मेरा काम है पढ़ने का। ये हमेशा अकेला मिलेगा, इसकी भाई की किसी के साथ दोस्ती नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कौन अकेला, कौन दुकेला, कौन तिकेला, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। अब जिनके अकेले दुकेले कर लिए हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं ये भी याद रखना है। बताना जरा, ये पोटेशियम, ये सोडियम, इनके कौन कौन से सबसे कॉमन सी चीजें जो मिलती है नेचर में? क्लोराइड्स, ठीक है। यहां जगह होगी, आगे लिखना, जगह है ना तुम्हारे पास? नहीं तो नीचे लिख लेना। हाँ जी, ये दुकेले मिलते हैं क्लोराइड्स की फॉर्म में, लिखो। टाइम अभी 15 मिनट है पूरी, और चुप बैठे रहो। 17 है। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन सी स्टेट है? या तो मैम क्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड्स। इनके क्या क्या मिलते हैं? मेरे पास जगह नहीं बची, मैं क्या लिखूं? मैं यहां लिख रही हूं। इनके मैम कौन है ये? जिंक वगैरह वगैरह, सल्फाइड भी मिलेंगे, ऑक्साइड भी मिलेंगे, कार्बोनेट भी मिलेंगे। इनके भी तीनों मिलेंगे तुम्हें, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पढ़ने हैं, ठीक है। तुम्हें ये तो याद रखना है कि कौन कंबाइंड है, कौन क्या है, लेकिन रिएक्शन सबकी नहीं पढ़नी। तो ना रिएक्शन बहुत सेलेक्टेड पढ़नी है, सल्फाइड्स की रिएक्शन पढ़नी है लो रिएक्टिविटी वाले में, तो रिएक्शन वही पढ़ने जो मैं बताऊं। इनका भी सब कुछ मिलेगा, सल्फाइड, ऑक्साइड, ठीक है। क्लोराइड्स मिलते हैं, बट इतना मत लिखो डिटेल में, बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस ये चीज जरूर याद रखनी है कि ये कंबाइंड स्टेट में हमेशा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो बीच वाली रिएक्टिविटी वाले हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव है, हाँ जी ध्यान से सुन लो, जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है, सबसे कम है, वो तो फ्री मिलेंगे हमेशा। लेकिन इन पे क्वेश्चन आया हुआ इस पे एमसीक्यू, ये दोनों स्टेट में मिलेंगे तुम्हें, और जोड़े दिए हुए थे दो दो के, तो ये तुम्हें ऐसे ही याद कर रहे हैं, पहले 5 फिर 3 फिर 3 फिर लास्ट वाला 1, क्योंकि जोड़ा ऊपर नीचे होगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा सवाल। तो थ्योरी में हर चीज दी हुई है ये, ठीक है। हाँ जी, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में, जो मॉडरेट है वो भी कंबाइंड स्टेट में। फ्री कभी नहीं मिलते, फ्री कौन मिलते हैं? जिनकी मैम रिएक्टिविटी लो है, सिल्वर वगैरह। और ये कौन है जिनका कोई जोड़ा नहीं है? हाँ जी, कौन है वो? गोल्ड अकेले। आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है मैम, इसके भी ऑक्साइड मिल रहे हैं भाई के, इसके भी ऑक्साइड है, इसके भी ऑक्साइड है, इन सबके ऑक्साइड्स क्यों मिल रहे हैं? इसके सल्फाइड नहीं लिखवाया आपने, इसके ना कार्बोनेट लिखवाया, इसके क्लोराइड है, लेकिन ऑक्साइड सब में कॉमन है। हाँ जी मैम, सबके ऑक्साइड क्यों मिल रहे हैं? ऑक्साइड में ऐसी क्या बात है भाई? ऑक्साइड में ये बात है कि ऑक्सीजन जो है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये, हाँ जी, ज्यादातर मेटल्स के और जो है वो ऑक्साइड क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं मिलके पकड़ के कंपाउंड बना लेती है किसी के साथ। तो 2 मार्क्स में आया हुआ ये सवाल इंपॉर्टेंट, कि भैया सभी मेटल्स के ऑक्साइड्स क्यों मिलते हैं? कार्बोनेट सबके नहीं मिल रहे, ना सल्फाइड सबके मिल रहे, ना क्लोराइड सबके मिल रहे, लेकिन ऑक्साइड सबके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। लिख लिया? लिख भी रहा है कि नहीं? कितनी सुंदर राइटिंग है, लिखो फिर। तुम्हारे नोट्स उल्टे क्यों चल रहे हैं? हाथ धोगे तो पढ़ते कैसे हो ऐसे? तो 1-2 पेज छोड़ देते ना बेटा। अच्छा, आज सुबह क्या किया था तुमने? जैसे तुम्हारी छुट्टी दिया स्कूल की, किसकी प्रैक्टिस? अच्छा, कितने बजे सो के उठे थे? फिर सो गए थे? मम्मी ने सोने दिया था? मम्मी ने सोने दिया था? आरुष तुमने क्या किया था? ये भी सो गया था नाश्ता करके? मेरा बेटा भी ऐसे करता है, छुट्टी होती है ना जिस दिन, नाश्ता कर लेगा, फिर ऐसे से बेड पे लेट देगा बेचारा, फिर फैलने। मैं फिर उसको डांटती हूँ, मैंने कहा मुझे पता चल गया ये मूड में आ गया सोने के, फिर मैं उसको दौड़ाती हूँ, चलो 3 राउंड लो फटाफट, जल्दी उठो उठो। ऑफकोर्स तुम बेड पे बैठोगे, तुम चेयर पे बैठो, तुम्हें नींद आएगी, तो बेटर है कहीं सीधे होके बैठ के पढ़ो चेयर पे। बेड पे तो नींद आनी है भाई,
ये बेड पे पहले ही चिपक लेते होंगे नाश्ता करते ही। ये बेड तुम्हें खींचता है अपनी तरफ, ऐसे भी हो सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम बेड हमें देखता है, हमें बुलाता है। हम सोना नहीं चाहते बट हमें नींद आती है फिर। आओ, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैंने इनके आंसर बीच में लिख दिया। अब आ जाओ इधर, अब आ गए मेन टॉपिक पे। हाँ जी, 4 स्टेप क्या है मेटलर्जी में? 4 स्टेप बताओ जल्दी। ग्राइंडिंग, क्रशिंग, एनरिचमेंट, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग। हमने सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं, सबसे भारी यही वाला पड़ेगा। अब हमें एक एक करके पढ़ना है कि जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, कौन कौन से पढ़े हैं लो रिएक्टिविटी वाले, बताना जरा। हाँ जी जल्दी बताओ, कौन कौन से लो रिएक्टिविटी वाले? कॉपर, लो रिएक्टिविटी पूछा है। गोल्ड आ गया लीस्ट में। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इस चीज को क्लियर करना है, इसलिए मैंने टेबल में बनवाया। एनसीईआरटी की टेबल में गलत दिया हुआ है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाया ताकि तुम ये चीज गलत ना करो। हाईएस्ट वाले पहले 5, फिर 3 मीडियम वाले, फिर नीचे वाले 3 जो है वो कौन से हैं? वो लो हैं। और सबसे लीस्ट वाली अलग बात है, लो पूछा है, लो में गोल्ड नहीं आएगा, वो लीस्ट है, उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं है। बताना कौन कौन है? सिल्वर, कॉपर और ये 2 हैं तुम्हारे कोर्स में, ध्यान से सुनो। अब इनकी पूरी रिएक्शंस डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? फिर पढ़ेंगे मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वाले, और फिर पढ़ेंगे टॉप वाले। टॉप पे कौन कौन है बताना जरा। और पहले 5 ये टॉप पे आएंगे, इनकी अलग कहानी है, इनको एक्सट्रैक्ट करने का अलग तरीका है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अभी देखते हैं। मिडल वाले कौन कौन है बताओ जल्दी। जिंक, आयरन, कोर्स में कौन सा है? सिर्फ जिंक। जिसकी रिएक्शंस पढ़नी है डिटेल में पेपर में आएंगी। इसमें सिर्फ कॉपर, इसमें सिर्फ मरकरी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेपर में है। हाँ लिखो, लिखोगी नहीं। मीडियम में कौन कौन है? सिर्फ जिंक के बारे में पढ़ना है। और एक थर्माइट रिएक्शन आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगी। इसमें तो सबके लिए एक कॉमन सी स्टेप है, इसमें कोई अलग अलग नहीं पढ़ना। इसमें अलग अलग इक्वेशंस पढ़नी है लो वाले में, ठीक है? इक्वेशंस कम है, क्रिस्प है, ध्यान से। कॉपर का और सिल्वर का तुमने पढ़ लिया, ये फ्री स्टेट में भी है, कंबाइंड स्टेट में भी है, और कंबाइंड स्टेट में ये अलग अलग ओर्स में है। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ सल्फाइड ओर्स हैं, तो जो जो रिएक्शन अब बताई जाए, पढ़ाई जाए, सिर्फ वही पढ़नी है, सिर्फ वही, और कुछ नहीं आएगा इसमें से, सिर्फ वही आएगी जो तुम्हारे कोर्स में है। तो कॉपर और मरकरी तुम्हारे कोर्स में है कि मैम कॉपर के ओर को ले लो और मरकरी के ओर को ले लो, और उनमें से मैम हमें आप मेटल निकाल के दे दो, बस हो गई एक्सट्रैक्शन। फिर रिफाइनिंग कर लेंगे बाद में, रिफाइनिंग सबकी कॉमन ही होती है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टेप सबका अलग अलग है, तो इसे हमें केयरफुली अलग अलग पढ़ना पड़ेगा विद रिएक्शंस। चलें आगे। किसकी सुनो, नो वालों की, एस वालों की? ये है पर लिख लो भाई, क्या करा जाए, रुकना तो पड़ेगा ही। बस कल 1-2 घंटे की क्लास और फिर 1.5 बस। बोला ना सुबह, कल तुम्हें झंडा भी तो फहराना हो, जय हिंद जय हिंद करनी होगी। एक लड्डू भी तो मिलेगा। अदिति स्कूल जाते हो कल, है ना? हाँ, वो लड्डू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो खाना है, वो तो जाना स्कूल। एक दिन अपने देश के लिए नहीं दे सकते तुम? देश का ही तो है स्कूल, स्कूल को तो डेली दे रहे हो तुम। स्कूल तो मुझे लग रहा है साल में 1.5 महीने ही चलता होगा, कितने महीने, 150 दिन बस। करेंगे, वो लड्डू देंगे तुम्हें, जनगण मन करवाएंगे। डेली फंक्शन। आ जाओ। अभी 5 मिनट है बेटा। हाँ जी बात सुनो, 5 मिनट में तो बहुत हो जाएगा, सुनो ध्यान से। ये चीज डिटेल में पढ़नी है आगे विद रिएक्शन, तो ध्यान से सुनो चुपचाप। हाँ जी, और क्या है ऋषभ? चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और क्या है? और क्या होता है? अब तेरी और मत कहना। और वो मिनरल्स जिनसे ज्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है कम पैसों में, उसको और कहते हैं। और लिया, पैसे तो खर्च होंगे ही, टेक्नोलॉजी पे कुछ चीज निकाल रहे हो या नहीं? फ्री में हाथ से ही रगड़ रगड़ के निकाल दोगे मेटल? हाँ जी,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? होशो आवास में आ जाओ, 5 मिनट है अभी, मैं पूरी 5-10 मिनट क्लास लूंगी अभी, ये नहीं कि उड़ जाएंगे 10 मिनट। और मिल गया है तुम्हें, और का पहला स्टेप क्या था बताना जरा, और के साथ पहला स्टेप क्या करते हैं? ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडिंग क्रशिंग ऑफ ओर कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है ये? हाँ जी, एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है? मैम गंदगी को निकालना। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पास, तुम्हें पता है 3 तरीके हैं। कुछ वो मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, कुछ वो मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट या मीडियम है, और कुछ वो मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी लो। ये मैं क्लियर कर दिया, अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे हमेशा, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो हमेशा कंबाइंड में मिलेंगे। ये हमेशा कंबाइंड, ये हमेशा कंबाइंड। और लेकिन जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो किसमें मिलते हैं? फ्री में भी और कंबाइंड में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखना है सारी चीजों को सिस्टमैटिकली जो बताई जा रही है। अब ध्यान से सुनो, जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं बच्चों, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। वो ज्यादातर क्लोराइड्स की फॉर्म में, उनको पानी में घोलते हैं, ओर को मोल्टन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ना है अभी तुम्हें। इस फ्लो चार्ट से क्या बात ध्यान रखनी है? इस फ्लो चार्ट से मैम ये बात ध्यान रखनी है कि जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके ओर को पानी में घोल के इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। बस ये बात ध्यान रखनी है। इससे क्या करते हैं? हाईएस्ट रिएक्टिविटी वालों की इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली फेंक के बिजली मारेंगे और तोड़ देंगे। किसको? ओर को। ऑफ कोर्स, हाँ जी, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। अब ध्यान से सुनो, जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं उनका क्या करना है? मैम उनके कार्बोनेट ओर्स भी मिलते हैं, उनके सल्फाइड ओर्स भी मिलते हैं। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। कार्बोनेट ओर की क्या करनी पड़ेगी? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर की क्या करनी पड़ेगी? रोस्टिंग। क्या मिलता है इनसे? ऑक्साइड। उस ऑक्साइड की रिडक्शन करनी पड़ती है, यहां कोई रिडक्शन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, यहां भी कोई रिडक्शन नहीं करनी पड़ती एज सच, यहां रिडक्शन करनी पड़ेगी और रिडक्शन के बाद फिर रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। समझ गए तुम स्टेप्स? ये पहला स्टेप है जो मैंने लिखवाया, ये दूसरा स्टेप है, और ये है वो तीसरा स्टेप, और ये लास्ट वाला स्टेप है रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। ये चौथा स्टेप है। तो ये भी वही फ्लो चार्ट है जो मैंने अभी तक बात बताई है, उसको इसने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है। और लो, उसकी क्रशिंग करो, उसे कंसंट्रेशन करो, उसकी इस तरीके से एक्सट्रैक्शन करो और फिर प्योर कर दो, रिफाइनिंग कर दो। जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, अगर तुम्हारे कार्बोनेट ओर्स हैं तो कैल्सिनेशन कर दो, अगर तुम्हारे सल्फाइड ओर्स हैं रोस्टिंग कर दो। जो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा उसको फिर रिड्यूस करेंगे। ये स्टेप मुझे तुम्हें पढ़ाना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। हाँ जी, जो लीस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं उनके सिर्फ तुम्हारे कोर्स में देखो, जो लीस्ट लो रिएक्टिविटी वाले हैं ना, उनके कार्बोनेट्स भी मिलते हैं, उनके सल्फाइड भी हैं, और भी बहुत कुछ है। बट तुम्हारे कोर्स में सिर्फ कौन है? सिर्फ सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर की क्या करोगे? हमेशा रोस्टिंग, और उससे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मेटल। तो ये अब हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। इसको नोट कर लो, ठीक है? कल की क्लास में हम यही स्टार्ट करेंगे, एक एक की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे ऐसे, विद रिएक्शंस, विद इक्वेशंस। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। और ये इतना जो आज पढ़ा है ना, इसको घर से पढ़ के आना, ये नहीं कि आज बुक बंद और कल यहीं आके खुल रही है ये। ठीक है, हाँ जी, हट रही हूँ। पढ़ लेना इसको आज जाके, नोट करो। कर लिया?